नमस्ते विद्यार्थी, मैं लक्ष्मण जाजूदिया, सहायक प्राध्यापक गोसे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हम लोग बीकॉम छठवें सेमेस्टर की, जो कि हमारे तीसरा भाग छठवें सेम में हम लोग वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिफ्थ के यूनिट 1 जो कि हमारा था अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो कि हम लोगों ने जिसके बारे में पिछले लेक्चर में पिछले बार देखा था कि क्या होती है होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी क्या होती है, इस बारे में जो हमने चर्चा की थी उसके ऊपर को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर में कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को होल्डिंग करती है तो किस तरीके से उनकी बैलेंस शीट बनाई जाती है, किस तरीके से बाकी सब चीजें हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है, या किस तरीके से बाकी चीजों का हमको सब रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए जो कि हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है, इनकम टैक्स विभाग को देना पड़ता है। उसके लिए बाकी सब चीजों का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम छोटे में देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सूत्रधारी कंपनी क्या होती है और सहायक कंपनी क्या होती है। हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में कहा था कि एक सपोज करते हैं, एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि कंपनी ए ने कंपनी बी के कुछ शेयर्स परचेस कर लिए, कुछ अंश खरीदे लिए। कुल मिला के कंपनी बी के पास में हम समझते हैं कि 4000 शेयर्स थे, अंश थे, उसमें के 3000 ए ने ले लिए और 1000 अभी भी बी के पास में। तो अपने आप ए कंपनी क्या बन गई, उसकी होल्डिंग बन गई, और बी कंपनी क्या बन गई, सब्सिडियरी बन गई। हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर के अंदर में चर्चा की थी वो यही कही थी कि सूत्रधारी कंपनी क्या होता है और सहायक कंपनी क्या होता है। तो सरल शब्दों में अगर हम समझना तो चाहे तो यही है कि बी कंपनी के 4000 शेयर्स हैं, उसमें से 3000 शेयर्स ए कंपनी ने खरीद लिए, तो ए कंपनी क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी बन गई, बी कंपनी क्या बन गई, सब्सिडियरी कंपनी बन गई। क्यों सब्सिडियरी बन गई, क्योंकि उसके पास के 3/4 अंश किसके पास है आज, ए कंपनी के पास चले गए हैं, इसीलिए वो क्या बन गई है, होल्डिंग कंपनी बन गई है ए, और बी क्या बन गई है, सब्सिडियरी कंपनी बन चुकी है। यही सीधी सरल भाषा में अगर हम कहें तो यही होता है होल्डिंग कंपनी का मतलब। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं कि जब होल्डिंग कंपनी बन जाती है या सब्सिडियरी कंपनी का जब बात आता है तो बाकी के चीज कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, कैसे उसका मापन करें, किस तरीके से हम उनको पता करें कि किस तरीके से सब चीजों को बांटना है दोनों कंपनियों के बीच में, चाहे वो उस कंपनी को के अंश खरीदने के पहले के हो या बाद के हो। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर में, इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले जब कभी आपको होल्डिंग कंपनी के खाते दिए जाते हैं या फिर सूत्रधारी कंपनी के खाते दिए जाते हैं तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि शेयर्स रेशियो क्या होता है, किस कंपनी का कितना शेयर है। हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि ए कंपनी ने बी कंपनी के 4000 शेयर्स में से 3000 शेयर्स खरीद लिए। ए परचेस्ड 3000 शेयर्स, कितने में से, 4000 में से। 4000 में से आपने कितने शेयर्स खरीद लिए, 3000 खरीद लिए, मतलब आपके पास कितना होल्ड आ गया, 1/3 आ गया, 3/4 आपके पास है और 1/4 किसके पास बचा, बी के पास बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कंपनी होल्डिंग बन गई है, बी कंपनी सब्सिडियरी बन गई है। अब हम लोगों ने क्या कहा कि ए के पास टोटल शेयर्स कितने थे, टोटल अंश थे 4000। 4000 में से होल्डिंग के पास कितने आ गए, 3000 आ गए, और सब्सिडियरी कंपनी के पास कितने बचे, 1000 बचे। तो इस तरीके से जब हम लोग निकाल लेते हैं तो हमको निकालना पड़ता है रेशो कि होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स है, सब्सिडियरी कंपनी के पास कितने शेयर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी के पास टोटल कितने शेयर्स थे,
4000, उसमें से होल्डिंग ने कितने खरीद लिए 3000, हमारे पास कितने बचे 1000, आधे से कम हो गए, इसीलिए हम लोग क्या बन गए माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और होल्डिंग कंपनी क्या बन जाएंगी शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, मेजॉरिटी होल्डर। ज्यादा शेयर्स है इसलिए मेजॉरिटी, हमारे पास कम है इसलिए माइनॉरिटी। तो हमारा रेशो क्या आ गया यहाँ पे सीधा सिंपल 3:1, 3/1 ये हमारा रेशो हो गया। ये निकालना सबसे पहले जरूरी है कि कौन से कंपनी के कितना शेयर्स रहेगा। यहाँ वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स रेशो, यही तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से 4000 माइनस शेयर्स परचेज बाय होल्डिंग कंपनी 3000, बचे कितने 1000, ये किसके हो गए माइनॉरिटी शेयर होल्डर के। माइनॉरिटी शेयर होल्डर मतलब वो शेयर होल्डर जिनका अभी भी सब्सिडियरी कंपनी के अंदर में कुछ शेयर्स परचेज्ड हैं, लेकिन चूंकि वो आधे से कम है इसीलिए वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गई है। सबसे पहली चीज ये निकालनी पड़ती है कि शेयर्स रेशो क्या है, कैपिटल रेशो क्या है। शेयर्स को जब हम लोग पैसे से, जो हर एक शेयर की कीमत होती है उससे जब उसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमको क्या मिल जाता है कैपिटल रेशो मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे 100 रुपए का एक शेयर हम लोगों ने खरीदा है, 100 रुपए का एक शेयर, तो 4 लाख में से 3 लाख के शेयर किसके पास है होल्डिंग के पास में, 1 लाख के शेयर किसके पास है माइनॉरिटी के पास में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लाख माइनस होल्डिंग के पास कितने गए 3 लाख, तो माइनॉरिटी के कितने बचे 1 लाख। यही होता है शेयर्स रेशो और कैपिटल रेशो, इसे ही हम कहते हैं शेयर से कैपिटल रेशो। ठीक है, ये हमारे समझने के लिए काफी है इतना। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज के ऊपर में, जो है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब सबसे पहला ये चीज रहेगी हमारे दिमाग में कि आज तक तो हमने सिर्फ प्रॉफिट सुना था कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है। तो सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो कैपिटल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो कंपनी के शेयर्स खरीदने के पहले का होता है, और कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद का जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। यहाँ पे नीचे में हमने सरल शब्दों में लिखा है जो हमारा करंट ईयर प्रॉफिट रहेगा, चालू वित्तीय वर्ष का जो लाभ रहता है उसके दो टुकड़े हो गए, एक होगा कैपिटल प्रॉफिट, दूसरा होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या, कैपिटल प्रॉफिट मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कंपनी को खरीदने के पहले का प्रॉफिट, और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद का प्रॉफिट। अब उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि आपने किसी एक कंपनी के अंदर में होल्डिंग कंपनी बन रहे हैं आप, अब जो भी आपके व्यवहार होंगे या जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे वो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल को ही होंगे जो कि हमारा वित्तीय वर्ष जहां से चालू होता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, किसी भी महीने में हो सकते हैं, साल के 12 महीने में से कोई भी महीना रह सकता है। हम ले लेते हैं अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं कि 12 महीने हैं हमारे, हम ऐसे 12 महीने लिख लेते हैं यहाँ पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारे पूरे 12 महीने हो गए। अब उदाहरण के लिए हमने जो ये ऊपर उदाहरण लिया था कि एक कंपनी के 4000 शेयर्स थे, उसमें से 1000 शेयर्स उनके पास है, हम लोग यहाँ पे नाम भी दे देते हैं हमारी सुविधा के लिए, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी बी कंपनी। तो कंपनी बी के 4000 में से 3000 शेयर्स ए ने खरीद लिए, वो होल्डिंग बन गई, और 1000 शेयर के साथ बी कंपनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर वाली कंपनी बन गई है। अब हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि ये जितना भी कुछ हुआ है ये हुआ है खत्म सितंबर 30 में। मैंने जानबूझ के हमारे वित्तीय वर्ष का बिल्कुल आधा भाग लिया है, थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा, फिर एक बार समझ में आ गया तो फिर मैं बाकी भी तरीके से समझा दूंगा आपको कि 30 अप्रैल मतलब 30 सितंबर मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का जितना भी आपका मुनाफा रहेगा वो कहाँ जाएगा,
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में, और अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो मुनाफा रहेगा वो कहा जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में। अब ये फर्क क्यों है ये समझते हैं। पहले 6 महीने में जो आपने मुनाफा किया, क्या उसमें होल्डिंग कंपनी का कोई योगदान था क्या? नहीं था। लेकिन बाकी 6 महीने में तो था, इसीलिए ये अलग अलग तरीके से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो कि प्री एक्विजिशन पे रहता है। तो उसमें कौन कौन सी चीजों को हमको लेना पड़ता है। पहली चीज आती है उसके अंदर में जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, जो भी नाम से आपको दिया हुआ रहेगा उसका अमाउंट लेना। भी ये सब चीज आपको प्रश्न में दी भी रहेगी, आपके क्वेश्चन में दी भी रहेगी, वहीं से आपको लेनी है। तो पहले लेना पड़ेगा जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, उसमें जोड़ना पड़ेगा प्रीवियस ईयर बैलेंस प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर वापिस से आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा या एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा नीचे। उसके बाद में करंट ईयर बैलेंस प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन, यहीं पे हमको ध्यान देना है कि बिफोर एक्विजिशन देना है। अब कहां से समझेंगे बिफोर एक्विजिशन, तो इस तरीके का हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है नीचे में, कोई करंट ईयर प्रॉफिट हम समझते हैं कि करंट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, एक्विजिशन का हम पीरियड भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में और सुविधाजनक रहे। सितंबर की जगह हम लोग उसको कर लेते हैं दिसंबर। 31 दिसंबर को पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है। दिसंबर मतलब कितना हिस्सा होगा साल का, 9 महीने इधर और 3 महीने इधर। ठीक है, अब आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया, यहां पे कैलकुलेशन पर्पज से हम इसको 1 लाख की जगह 1,20,000 कर देते हैं ताकि हमको सुविधाजनक रहे सब करने के लिए अभी, ताकि आपको समझने में भी आसानी जाए और आसान तरीके से हम लोग सब देख पाए। ठीक है, 1,20,000 का हमारा क्या था कि चालू वित्तीय वर्ष का मुनाफा था, करंट ईयर प्रॉफिट था हमारा। ये कब हो रहा है, एक्विजिशन कब हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है। मतलब कितने महीने हो जाते हैं, 9 महीने हो जाते हैं। तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 1,20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा आपका 90,000। 90,000 कहां जाएगा आपका, कैपिटल प्रॉफिट में। और रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना जाएगा, 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, वो आ जाएगा आपका वापिस से 30,000। ये इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको आसानी से ख्याल रहेगा। क्या करेंगे, हमारा जो चालू वित्तीय वर्ष का मुनाफा है वो पूरा लिख लेंगे, उसको 2 भाग में हमको निकालना है। पहला भाग रहेगा कैपिटल प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ याद रहे। 1,20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 90,000। यहां पे कैसे निकाला, 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है दोनों जगह। तो ये ख्याल रहेगा आप लोगों को। अब ये 9 कहां से आया, 9 यहां से आया कि हम लोगों ने कंपनी को कब खरीदा, उसके मुताबिक हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। यही 90,000 आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, करंट ईयर बैलेंस प्रॉफिट 90,000। और अगर हम लोगों को नीचे एडजस्टमेंट में प्रश्न के बाद में दिया हुआ रहा कि हमारी कुछ असेट्स है जिसका मूल्यांकन किया, उसका मूल्य बढ़ के आया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट, अगर वो आया तो वो भी यहाँ पे लेंगे। अगर आया तो नहीं आया तो हमको ये जो चौथे नंबर का आइटम है, जो चौथे नंबर की चीज है, ये हमको नहीं रहती नॉर्मली। अब आपकी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होती है कि 80-80 मार्क के हमारे रिटर्न पेपर होते हैं, हमको खुद को लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी, आज पता नहीं, तो हमको दोनों भी तरीके स्वरूप से तैयारी करना जरूरी है। तो इसी तरीके से एप्रिसिएशन ऑफ एसेट दिया रहा तो लिखना है, नहीं दिया रहा तो नहीं लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट कब निकालेंगे, जब हम लोगों ने कहा कि कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन का रहता है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट कब करेगा, पोस्ट एक्विजिशन करेगा। लेकिन उसके पहले एक चीज हमारी छूट गई, वो हम पहले देख लेते हैं। अब जो आपकी टोटल आई है, आपकी जो भी आपने पूरा जोड़ा है, उसके बाद में जो आपकी ये टोटल आ गई है यहाँ पे, ये टोटल को हम लोग जो कैपिटल प्रॉफिट की टोटल है, इसके हो गए 2 भाग। पहला भाग जाएगा होल्डिंग कंपनी को, दूसरा भाग जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। दोनों को अपने अपने भाग देने होंगे हमको। तो होल्डिंग कंपनी को कितना हिस्सा जाएगा,
उसको जाएगा 3/4 जो कि हमारा शेयर रेशियो था, और यहाँ पे कितना जाएगा 1/4 माइनॉरिटी को। ये हिस्सा जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के अंदर, ये प्रश्न के अंदर लिया, उदाहरणार्थ का लिया है। हर प्रश्न में अलग अलग तरीके के हिस्से आ सकते हैं। तो यहाँ पे 3:1 का रेशियो था, तो 3/4 यहाँ दिया, 1/4 यहाँ दिया। सपोज करते हैं यहाँ के ऊपर हमारा उत्तर आया था, सब जोड़ने वगैरह के बाद में यहाँ पे हमारा उत्तर आता था 1 लाख, 2 लाख। तो 2 लाख में से 3/4 मतलब 1.5 लाख किसको जाता था, होल्डिंग कंपनी को, 50,000 किसको जाता था, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। सब उदाहरणार्थ पकड़ रहे हैं कि सपोज करते हैं हमारा कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे आया रहता 2 लाख उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे कितना दे दिए रहते हम लोगों ने, 1.5 लाख दे दिए रहते, और बचा हुआ 50,000 किसको जाता था, माइनॉरिटी होल्डर्स को जाता था, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जाता था। ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट से संबंधित। अब हम बात कर रहे थे रेवेन्यू प्रॉफिट की। तो याद रखिएगा, सबसे पहले शेयर रेशियो निकालना है, सब्सिडियरी का अलग, होल्डिंग का अलग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे हम कहेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये निकल गया हमारा। उसके बाद निकालना है कैपिटल प्रॉफिट। क्या लेंगे उसमें, जनरल रिजर्व लेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट लेंगे। करंट ईयर का प्रॉफिट कहां से निकालेंगे, पहले करंट ईयर का प्रॉफिट लिख लेंगे कितना है, उसके 2 हिस्से होंगे, एक होगा कैपिटल, दूसरा होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब खरीदने के पहले का जितने भी महीने दिए गए, समझ लेते हैं हम लोग कि ऐसा दिया हुआ रहा कि आप लोगों ने नवंबर महीने में कंपनी खरीदी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1,20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इस बेसिस पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा कैपिटल प्रॉफिट मिल जाएगा, वो यहाँ जोड़ देंगे और टोटल निकालेंगे कैपिटल प्रॉफिट का। इसका जो हमारा रेशियो आया था ऊपर में, शेयर्स रेशियो, उस रेशियो में होल्डिंग कंपनी को 3/4 हिस्सा उदाहरण के लिए हमने जो लिया था यहाँ चले जाएगा, 1/4 किसको चले जाएगा, माइनॉरिटी को। या जैसा हिस्सा आपके उत्तर में निकलेगा वैसा उत्तर हिस्सा आपको देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट पे। रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोग लेंगे निश्चित तौर पे चालू वित्तीय वर्ष का करंट ईयर प्रॉफिट, यहाँ पे आप लोगों ने निकाला था 30,000, ये लेना है हमको। तो करंट ईयर प्रॉफिट लिया, वापिस से इसके 2 हिस्से होंगे, इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है, सिर्फ सीधा सीधा क्या आता है, करंट ईयर प्रॉफिट का जो बचा हुआ हिस्सा है पोस्ट एक्विजिशन का वही आएगा। उसके वापस 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा रहेगा होल्डिंग का, दूसरा हिस्सा रहेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का। तो होल्डिंग का कितना रहेगा, तो फिर से 30,000, 30:1 का रेशियो था हमारा, तो 30,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, या फिर 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से हमको होल्डिंग का मिल जाएगा। फिर हम करेंगे 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो हमको उस प्रकार से किसका मिल जाएगा, होल्डिंग कंपनी का मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना है। समझ में आया? यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू प्रॉफिट थोड़ा सा ख्याल देना पड़ेगा। रेवेन्यू प्रॉफिट निकालते वक्त हमको क्या करना पड़ता है कि जो होल्डिंग कंपनी का है उसको निकालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ का हटा के वहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैंने निकाला कैसे था। ये इससे को हम थोड़ा सा ऐसा अलग कर देते हैं और अब निकालते हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा होल्डिंग का, यहाँ पे आ जाएगा माइनॉरिटी का। कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, इसका उत्तर निकाल लेना है। और दूसरा निकालना है 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, निकालिए इसका उत्तर, 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 और 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, या फिर 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 भी ले सकते हैं, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, निकालेंगे चौथा पार्ट, देखते हैं इसी का। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ गया होगा 22,500 होल्डिंग कंपनी का, वही माइनॉरिटी का आ गया होगा 7,500। दूसरा तरीका भी निकालने का, 30,000 जो हमारा शेयर रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है।
अब हम बात करते हैं चौथे हिस्से की, जो कि है हमारा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हम लोगों ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसे कहा था कि जब कभी एक कंपनी अपने इसका एक हिस्सा बेचती है, एक अंश बेचती है जो कि बड़ा हिस्सा होता है। हम लोगों ने कहा था कि टोटल शेयर्स हमारे पास कितने थे, 4000 थे। उसमें से शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी हम लोगों ने कितना कहा था, 3000, ये आ गया 3000। और शेयर ऑफ माइनॉरिटी के होल्डर कितना आया था, 1000। तो ये जो 1000 है, इसी का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इसी का हमको मालूमात करनी है कि किस तरीके से इनका क्या करना है, कहाँ पे लिखना है, क्या करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे पहले क्या आएगा, शेयर इन कैपिटल। उनका कैपिटल में कितना हिस्सा है। हम लोगों ने क्या कहा था कि कैपिटल में पर शेयर की कॉस्ट हम लोग कितनी पकड़ लेते हैं, 100। उस हिसाब से आपकी पूरी कैपिटल कितनी हो गई, उदाहरण के लिए 4 लाख। और यहाँ पे कितनी आ गई, होल्डिंग कंपनी के लिए 3 लाख और माइनॉरिटी के लिए कितनी आ गई, 1 लाख। सबको हम लोगों ने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग आगे की लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने क्या बोला, शेयर इन कैपिटल कितना आएगा, 1 लाख उदाहरण के लिए, प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। हम लोगों ने देखा था कि 90,000 का प्रॉफिट आया था। कैपिटल प्रॉफिट किसका था, दोनों का था। तो हम लोगों ने क्या बोला था, 2 हिस्से हो गए कैपिटल प्रॉफिट के। हम लोगों ने फिर टोटल कैपिटल प्रॉफिट 90,000 आया। 90,000 को करंट ईयर प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। 1,20,000 के हम लोगों ने 2 हिस्से किए थे। एक किया था 90,000 कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर करने के लिए, और 30,000 हमने कहा ट्रांसफर करने के लिए बोला था, रेवेन्यू प्रॉफिट में। कैपिटल प्रॉफिट में उसको क्या क्या लेने को बोला था हमने, जनरल रिजर्व हुआ कहा था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और करंट ईयर कैपिटल, करंट ईयर प्रॉफिट। तो हम लोगों ने उसकी टोटल उदाहरण के लिए कितनी बोली थी, 2 लाख। 2 लाख का हम लोगों ने क्या बोला था, कैपिटल प्रॉफिट आएगा। इस 2 लाख के प्रॉफिट के फिर से 2 हिस्से होंगे, एक जाएगा होल्डिंग को और दूसरा किसको जाएगा, माइनॉरिटी को। होल्डिंग को कितना जाएगा, 3/4, मतलब 2 लाख इंटू 3/4। और माइनॉरिटी को कितना जाएगा, 2 लाख इंटू 1, 4। कितना आ गया यहाँ पे, माइनॉरिटी को 50,000 और होल्डिंग को कितना जाएगा, 1.5 लाख। इस तरीके से बोला था। या फिर हम लोगों ने बोला था कि महीनों के ऊपर कर सकते हैं। हम लोगों ने बोला था दिसंबर महीने में हुआ, तो इसी का मैं दूसरा फॉर्मूला क्या लिख लूंगा, 2 लाख गुणीला 9 भागीला 12, या इधर 2 लाख गुणीला 3 भागीला 12। उत्तर वही आना है, 1.5 लाख और 50,000। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा तो हमको राउंड अप करना ही पड़ता है। तो वही आएगा, 2 लाख गुणीला 9 18 लाख भागीला 12 आ गया 1.5 लाख वापिस। 2 लाख गुणीला 3 6 लाख भागीला 12 आ गया 50,000। वही 50,000 और क्या आ गया, माइनॉरिटी होल्डर्स का क्या आ गया, कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ पे लिख देंगे, शेयर कैपिटल कितना बोला हम लोगों ने, 1 लाख। माइनॉरिटी प्रॉफिट कितना बोला, 50,000 डाल दीजिए। फिर क्या बोला, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। तो हम लोगों ने क्या बोला था, रेवेन्यू प्रॉफिट कितने का था हमारा, 30,000 का। ये कर देते हैं यहाँ पे 30,000 का रेवेन्यू प्रॉफिट लिख लीजिए, 30,000 का रेवेन्यू प्रॉफिट। ये हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। अब इसका भी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, होल्डिंग को भी जाएगा और माइनॉरिटी को भी जाएगा। ये होल्डिंग को भेज देते हैं, कितना भेजना है उसको, 30,000 गुणीला 3 भागीला 4 कितना आएगा, 22,500, 22,500। और वही हम लोगों ने माइनॉरिटी का भी निकाला था, 30,000 गुणीला 1 भागीला 4 कितना आया था, 7,500 डाल दीजिए। 1 लाख प्लस यहाँ का हम लोगों ने कैपिटल प्रॉफिट कितना निकाला था, 50,000, 1.5 लाख प्लस माइनॉरिटी का हिस्सा कितना आ रहा है, 7,500। किसमें, रेवेन्यू प्रॉफिट में 7,500। कितना आ जाएगा, 1 लाख का नहीं, हाँ 1,57,500। ये होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि शेयर होल्डर इनको उनको देना होता है, दे गए हमारी, इसलिए कहाँ जाएंगी, लायबिलिटी में जाएंगे। अब आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बचता है ख्याति का, जिसे हम लोगों ने कहा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आपने जो शेयर्स परचेस किए हैं, जो अंश खरीदे हैं, हाँ, उसके लिए आपने कितना पैसा दिया, प्राइस, उसी हम लोगों ने अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहा, परचेस कंसिडरेशन। कितना पैसा दे रहे हैं हम, जैसे हम लोगों ने कहा कि 4 लाख के शेयर्स थे, उसमें से आपने 3 लाख खरीदे, 100 रुपए का उसका
के हिसाब से आप लोगों ने कितने दिए, 3 लाख दिए। तो हो गया परचेस कंसिडरेशन 3 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। बैलेंस शीट में कितना पैसा दिख रहा है उस शेयर्स का, वो हमको यहाँ पे लिखना है कि बैलेंस शीट में कितना शेयर प्राइस आएगा। हो सकता है 3 लाख से कम रहे, वो इसमें से हटाना है हमको। मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में उसका प्राइस आता है 2.5 लाख, तो 3 लाख माइनस 2.5 लाख कितना आया, 50,000 माइनस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था, 1.5 लाख। यहाँ पे कितना आया था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 50,000 में से 1.5 लाख गए, माइनस में उत्तर आया, बन गया कैपिटल रिजर्व 1 लाख का। समझ में आया? थोड़ा सा समझ लेते हैं गहराई में उतर के, एक पायदान और नीचे उतर के, कि आपका यहाँ पे 3 लाख के शेयर्स थे, बैलेंस शीट में उसका फेस वैल्यू बता रहा था 2.5 लाख, कितना आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 1.5 लाख, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया, 50,000। कैपिटल प्रॉफिट कितना निकाला था हम लोगों ने, 1.5 लाख। आंसर उत्तर क्या आ गया हमारा, माइनस में 1 लाख। मतलब आपको इतना मुनाफा हुआ है, इसका मतलब इस जो आपने खरीदी की है उसमें इतना मुनाफा हुआ है, अपने आप ये मुनाफा कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि उत्तर कैसा आया है, नेगेटिव में आया है। ठीक है, अब इसका उल्टा पकड़ लेते हैं, इसका उल्टा पकड़ लेते हैं। कैसा पकड़ सकते हैं हम लोग इसका उल्टे तरीके से? सपोज करते हैं कि आप लोगों ने 3 लाख में खरीदे शेयर्स उस कंपनी के, और उसकी बुक वैल्यू थी 4 लाख, 4 लाख थी। हाँ, 4 की जगह हम लोग यहाँ पे 5 रुक जाइए, 5 लाख भी नहीं, 1 लाख कर देते हैं सीधा सीधा। तो फिर हम ये ले लेते कि 1 लाख रुपए दी, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम जब ज्यादा पैसे दे देते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख में से 1.5 लाख का कैपिटल प्रॉफिट ले गए, और फिर भी 50,000 बच गया, तो 50,000 हमने जो एक्स्ट्रा के दिए, जैसे कि मैंने कहा आपको कि हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। 1 लाख मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया, 2 लाख आ गया, उसमें से कैपिटल प्रॉफिट कितना है आपका, 1.5 लाख है। तो अभी 50,000 जो आपने ज्यादा के दिए हैं, ये 50,000 कहाँ जाएंगे, गुडविल में जाएंगे, क्योंकि आपने ज्यादा पैसे दिए। जब हम ज्यादा पैसे देते हैं, ये सब कैलकुलेशन माइनस करने के बाद में, तो गुडविल में जाता है। और जब इससे कम पैसे दिए जाते हैं, तो हम कहाँ लेके जाते हैं उसको, कैपिटल रिजर्व में। मतलब साइड बाय साइड दूसरा कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। 3 लाख बुक दिखा रही थी, 2 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 1 लाख, माइनस 1.5 लाख का था हमारा कैपिटल प्रॉफिट, मतलब माइनस 50,000 जो उत्तर आए कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वही प्लस 50,000 किधर जाएगा, गुडविल में जाएगा। तो इस तरीके से हमको कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे फॉर होल्डिंग कंपनीज। तो इसके वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसको नोट डाउन करके रखेंगे अपनी किताबों में, ताकि आपको ये बार बार अब आगे जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे, जब प्रश्न लेंगे, तो आपको ये काम आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।